ये आज यूनिट 1 ऑनलाइन क्लास का ये हिंदी मीडियम का पहला क्लास है। यूनिट 1 ऑनलाइन क्लास का हिंदी मीडियम के लिए ये पहला वीडियो है। ठीक है, कुछ मूल बातें मैं पहले शुरू में फटाफट बतला दूं ताकि आप लोगों को आज के टॉपिक को समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ठीक है, थोड़ा हम लोग 3-4 महीने पीछे जाते हैं। ठीक है, 4-5 महीने पीछे जाते हैं। फरवरी मार्च का जो ड्यूरेशन था उस समय अगर हम लोग जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा यूनिट 1 जो क्लास 12 का पहला यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जो चैप्टर है यह मुख्य रूप से विद्युत आवेशों से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने इसकी शुरुआत के कुछ क्लासेस को आप लोगों ने किया हुआ है। मैं उस चीजों को एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, संक्षेप में विद्युत आवेश जो है ये किसी भी पदार्थ का एक मौलिक गुण है जो हर पदार्थ में प्रेरित नहीं हो सकती है। इसके प्रेरित होने के पीछे जो कारण है कि पदार्थ के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना या बाहर से इलेक्ट्रॉन का आ जाना। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के परमाणुओं में अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उस पदार्थ के परमाणुओं का यानी पदार्थ में कुछ अतिरिक्त गुण आ जाते हैं। पदार्थ का कुछ व्यवहार जो है वो बदल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के कमी होने से या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने से किसी भी पदार्थ में जो भी ध्यान रहे, जो भी गुण आते हैं उन्हीं गुणों को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश। ये मैं पीछे के टॉपिक को एक बार रिपीट कर रहा हूं, फंडामेंटल टॉपिक है, मूल टॉपिक है। ठीक है, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो धन आवेश और अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए तो ऋण आवेश। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो ऋण आवेश। क्लियर है? उसके बाद के कुछ और भी पॉइंट्स हैं। 2 धन आवेश हो या 2 ऋण आवेश हो, अगर नजदीक रखे जाएं तो उनमें विकर्षण होती है, लेकिन अगर एक धन और एक ऋण आवेशों को करीब में रखा जाए तो उनमें आकर्षण होती है। अब विद्युत आवेश की जो आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, विद्युत आवेश की जो आधुनिक अवधारणा है, आप लोगों ने नाम सुना हुआ है उस वैज्ञानिक का, उन्हीं के द्वारा दिया गया है, वैज्ञानिक कूलाम। ठीक है, वैज्ञानिक कूलाम। अब आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, पहले इस टॉपिक का हम लोग हेडिंग को समझ लें कि आज का टॉपिक आखिर किस चीज से रिलेटेड है। आप लोग ध्यान देंगे, अभी हम लोगों ने रिपीट किया कि चाहे समान प्रकृति के आवेश हो या असमान प्रकृति के आवेश हो, समान प्रकृति का होगा तो विकर्षण और अगर असमान प्रकृति का हुआ तो आकर्षण। ठीक है, चाहे आकर्षण हो या विकर्षण हो, चाहे आकर्षण हो या विकर्षण हो, आप लोग जरा दिमाग पर जोर डालें। ये जो दोनों घटनाएं हैं, कौन कौन, आकर्षण या विकर्षण, ये जो दोनों घटनाएं हैं, इन दोनों घटनाओं के पीछे कौन सी भौतिक राशि शामिल है? वो है बल। ठीक है, आप लोग थोड़ा दिमाग पर जोर डाल के देखिए। आकर्षण मतलब खींचना, बल है।
विकर्षण, धकेलना, दूर करना, वो भी क्या है? बल है। ठीक है, तो वैज्ञानिक कूलम्ब ने ये जो आकर्षण या विकर्षण, इसके पीछे जो बल लगती है, उस बल को मापने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यानी एक गणितीय सूत्र दिया। फिर से मैं रिपीट कर दूं, वैज्ञानिक कूलम्ब ने ये जो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण की जो घटना होती है, इसके पीछे जो बल कार्य करते हैं, उस बल को मापने का वैज्ञानिक कूलम्ब ने एक फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूला को नाम दिया गया कूलम्ब का नियम। क्या नाम दिया गया? कूलम्ब का नियम। लेकिन इस कूलम्ब के नियम को समझने के पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और एक खास बात, आप लोग जब भी आप लोग वीडियो को देखें, ये सुझाव के साथ साथ ये एक तरह से कहा जाए तो इंस्ट्रक्शन यानी कि एक आदेश भी है। जब भी आप लोग वीडियो देखें, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी वीडियो जब देखना शुरू करते हैं, शुरू में 2-4 मिनट देख के फिर बंद कर देते हैं, फिर बाद में देखते हैं, इस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप लोग इमेजिन करें कि क्लास में बैठे हुए हैं, इमेजिन करें और हर 2-2, 3-3 मिनट पर अगर आप क्लास से बाहर जाएंगे, फिर भीतर आएंगे, फिर बाहर जाएंगे, फिर थोड़ी देर में भीतर आएंगे, तो क्या वो क्लास का टॉपिक जो भी टीचर ने पढ़ाया, क्या वो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा? नहीं। इसलिए जब भी एक वीडियो को आप लोग स्टार्ट करें तो उसको अंत तक देखें, अपने डाटा को ध्यान में रखते हुए। अगर मान लेते हैं आपके पास डाटा पर्याप्त नहीं है तो आप शुरू ही ना करें। मेरा तो यही कहना है, आप शुरू ही ना करें। जब आपके पास पर्याप्त डाटा हो, ठीक है, तब आप लोग देखना शुरू करें। नहीं तो ये फिजिक्स है, कोई हंसी मजाक नहीं है। ठीक है, और अब तो जैसा परिस्थिति लग रहा है, जैसी परिस्थिति जो है वो समझ में आ रही है कि अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसी प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना होगा। इसलिए आप लोग इसको सीरियसली लें। ठीक है, और जहां कहीं लगे और इसको आप लोग अपने अपने कॉपी पर नोट भी करते जाएंगे। जैसे जब वीडियो चला तो देखिए, मैं जैसे अभी हटा हुआ हूं, आप वहां पर वीडियो को पॉज करेंगे और ये पूरे चीजों को अपने कॉपी पर नोट करेंगे। जहां तक मेरा अनुमान है कि जो बोर्ड पर लिखी गई जो भी बातें हैं वो आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही होगी। जहां तक मुझे लग रहा है, अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं, बोर्ड का लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप हमको मैसेज करेंगे। ठीक है, आप मैसेज करेंगे, मैं इसको और भी सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये क्लियर विजिबल यानी बिल्कुल स्पष्ट दिखने योग्य है। ठीक है, अब मैं जो एक महत्वपूर्ण, छोटी सी महत्वपूर्ण बात जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, मैं उसको जरा सा फटाफट रिपीट कर दूं। आप लोगों को याद होगा कि जब विद्युत आवेश को हम लोग प्रेरित कराते हैं, एक तो तय बात है कि विद्युत आवेश को हम लोगों को ही प्रेरित कराना होता है, चाहे तरीका अलग अलग ही क्यों ना हो। ठीक है, प्रेरित हम ही लोगों को कराना होता है। ठीक है, चाहे तरीका अलग अलग क्यों ना हो, हम लोग ही उसका जरिया बनते हैं, हम लोग ही उसका माध्यम बनते हैं। आप लोगों को एक बात ध्यान में होगा, इलेक्ट्रॉन का निकालना या इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होना, ठीक है, ये सबसे पहले किसमें होती है? परमाणुओं में। सबसे पहले किसमें होती है? परमाणुओं में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां रहती है? परमाणु के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहां होती है? परमाणु के अंदर। तो आप लोग ध्यान देंगे, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलती है या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है, तो सबसे पहले उस परमाणु में विद्युत आवेश प्रेरित होती है। ठीक है, और परमाणुओं से पदार्थ का निर्माण होता है, तब हम लोग कहते हैं कि पदार्थ में विद्युत आवेश प्रेरित हुआ। लेकिन पदार्थ पर तो बात की बात है, पहले किसमें प्रेरित हुआ? आप लोग ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। पहले आवेश, विद्युत आवेश किसमें प्रेरित हुआ? परमाणुओं में।
तो परमाणु के आकार के बारे में सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। अगर किसी विद्यार्थी को कहा जाए कक्षा कागज पर या बोर्ड पर जरा एक परमाणु को दर्शाओ, अगर किसी विद्यार्थी को कहा जाए कि देखो अपने कॉपी पर या बोर्ड पर एक परमाणु को सूचित करो, दर्शाओ, कैसे दर्शाएं? क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा होता है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक बिंदु डाल देंगे। उससे छोटा हम लोगों के पास कोई उपाय है ही नहीं। अगर कागज पर दर्शाना होगा और कह दिया जाए नहीं परमाणु को दर्शाना ही होगा, तो क्या करेंगे, एक छोटा सा पेन लेंगे, एक छोटा सा बिंदु बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई परमाणु में विद्युत आवेश प्रेरित है तो उसको हम लोग कहते हैं आवेशित परमाणु। ऐसे आवेशित परमाणु को निरूपित करने के लिए हम लोग एक बिंदु देते हैं, इसलिए ऐसे आवेशित परमाणुओं को हम लोग कह देते हैं, दूसरा नाम देते हैं बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को यह टर्म समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, जब एक परमाणु में विद्युत आवेश प्रेरित होती है तो हम लोग उस परमाणु को कहते हैं बिंदु आवेश, क्योंकि उसका सूचक, उसको सूचित करते हैं कॉपी पर, बोर्ड पर एक बिंदु के द्वारा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बिंदु आवेश टर्म आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और फिर से मैं याद दिला दूं, कूलाम का नियम सबसे पहले तो किस बात से संबंधित है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। अगर दो धनात्मक बिंदु आवेशों को पास पास रखेंगे तो विकर्षण होगी, दो ऋणात्मक बिंदु आवेशों को पास पास रखेंगे विकर्षण होगी, लेकिन एक धनात्मक और एक ऋणात्मक बिंदु आवेशों को पास पास रखेंगे तो आकर्षण होगी। ये जो आकर्षण या विकर्षण की घटना है, इसमें कौन भौतिक राशि शामिल है, बल। तो वैज्ञानिक कूलाम ने उस बल को मापने का एक गणितीय सूत्र दिया, उसी सूत्र का नाम है कूलाम का नियम। ठीक है, वैज्ञानिक कूलाम ने दो नियम दिया, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। मैं पहले इसको फटाफट एक बार पढ़ देता हूं, फिर दोनों नियमों की हम लोग समीक्षा करेंगे। ठीक है, पहला नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण, चाहे आकर्षण और विकर्षण दोनों में यह नियम लागू होती है, उस बल का परिमाण, इस जगह पर मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, बिंदु आवेशों की मात्रा, ये दूसरा महत्वपूर्ण टर्म है, मैं भी इस पर भी आ रहा हूं, मात्रा के गुणनफल का सीधा समानुपाती होती है। यानी अगर दो बिंदु आवेश जिसको हम लोग मान लेते हैं Q1 और Q2, क्या मान लेते हैं, एक बिंदु आवेश को Q1 दूसरे को Q2, अगर दोनों एक दूसरे से किसी भी माध्यम में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो दोनों के बीच जो भी बल लगेगी उस बल का परिमाण F सीधा समानुपाती होगा किसका, मात्रा के गुणनफल यानी Q1 Q2 के गुणनफल का, यानी Q1 इंटू Q2। ठीक है, दूसरा नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण बल का परिमाण दोनों के बीच की जो दूरी है r, इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा समानुपाती। तो दोनों के बीच जो लगने वाला बल है, दूसरा नियम, वो समानुपाती 1/r का स्क्वायर, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, इस जगह पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, एक परिमाण, ठीक है, इस जगह पर आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, अदरवाइज बहुत भारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस दोनों शब्दों को विस्तार से समझा रहा हूं, आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो कूलाम का नियम का जो मामला आगे बढ़ेगा उसमें बहुत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले
परिमाण शब्द की विवेचना करते हैं, ये जो आप लोगों को दिख रहा है आकर्षण या विकर्षण बल, तो बल के बारे में आप लोगों को याद होगा कि बल जो है यह एक सदिश यानी वेक्टर है, इसको दिशा यानी डायरेक्शन होता है। यहां पर जो भी ये दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच कौन सा बल लग रहा है यह मायने नहीं रखता है, क्योंकि बल तो दो में से कोई एक ही लगेंगे, या तो आकर्षण या विकर्षण, तीसरा कोई बल नहीं लगने वाला। तो यह जो नियम है, इस नियम में यह मायने नहीं रखता है कि आकर्षण बल है या विकर्षण, कोई भी बल हो, यह नियम उस बल के परिमाण को मापता है। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरा, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बिंदु आवेशों की मात्रा। मात्रा का मतलब हुआ, अगर मान लेते हैं कि ये Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, अगर Q1 धन आवेश है, Q2 ऋण आवेश है, यहां पर हम लोग Q2 के साथ ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि धनात्मक या ऋणात्मक ये बिंदु आवेशों का नेचर बतला रहा है। परिमाण केवल क्या है, Q1 और Q2, ये प्लस और माइनस तो उसका नेचर है। तो कूलाम के नियम में बिंदु आवेशों का नेचर नहीं लेना है, केवल उसका वैल्यू यानी केवल उसका जो मात्रा है उसको लिया जाता है। ठीक है, बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर मान लेते हैं Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, तो यहां प्लस और यहां माइनस, तो लगा दिया माइनस। नहीं, यहां पर प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को यहां पर क्या लेना है, बिंदु आवेशों की मात्रा। प्लस या माइनस का यूज हम लोग आगे करेंगे कि अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तब क्या होगा, अगर एक माइनस दोनों माइनस तब क्या हो, उसमें अभी माथा नहीं लगाना। अभी केवल इस नियम में दोनों बिंदु आवेशों का क्या लेना है, मात्रा। चिन्ह से इस नियम को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक मान लें, सपोज करें कि Q1 हुआ प्लस Q2 हुआ माइनस, तो क्या होगा, एक प्लस एक माइनस, तो आकर्षण होगा, तो फिर भी बल। दोनों हुआ प्लस, तो क्या होगा, विकर्षण, फिर भी बल। इसलिए मैंने कहा इस कूलाम के नियम में पहला जो नियम है, इसमें आप लोग चिन्ह पर फोकस नहीं करेंगे, केवल बिंदु आवेशों की मात्रा पर आप लोग अपने दिमाग को चिन्हित करेंगे और कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो जो दोनों नियम है, दोनों नियम को अगर हम लोगों ने गणितीय रूप देना है तो हम लोग इस तरह से देंगे कि पहला नियम कहता है कि बल सीधा समानुपाती दोनों बिंदु आवेशों की मात्रा के गुणनफल का। दूसरा नियम कहता है कि बल व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1 बटा दूरी हम लोगों ने r माना है तो दूरी के वर्ग का। ठीक है, अब एक बहुत छोटा सा जरूरी चीज, ये जो दूसरा नियम दिख रहा है, दूसरा नियम, इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यहां पर बता दूं, ये आप लोगों की जानकारी के लिए कि जो दूसरा नियम है इसके बारे में एक कॉमन पॉइंट है। क्या है, जब भी आकर्षण या विकर्षण का जब भी मामला आता है तो आप लोगों को क्या अभी मैंने समझाया कि उसमें बल शामिल होती। जब भी, ये तो विद्युत आवेश की बात है, चुंबक में भी आकर्षण विकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण में भी आकर्षण होता है, तो जहां भी आकर्षण या विकर्षण की बात होती है वहां बल शामिल होना ही है। और हर उस परिस्थिति में जो बल होती है वह दूरी के वर्ग का हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये जो दूसरा नियम आप लोगों को दिख रहा है, दूसरा नियम, ये वाला नियम, इसका एक कॉमन नाम दे दिया गया है, व्युत्क्रम वर्ग नियम। ये जो दूसरा नियम है, ये दूसरा जो नियम है इसका एक और नाम दिया गया है व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, ये जानकारी के लिए बता दिया गया। अब हम लोग इस दोनों पॉइंट को
आगे बढ़ाते हैं, दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, गणितीय रूप से दोनों को मिलाएंगे, तो F और F, तो F समानुपाती इधर गुना हो जाएगा, तो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग थोड़ा गणित की तरफ दिमाग ले जाएं, गणित की तरफ, मैथ। जब भी फिजिक्स में 11 में भी हम लोगों ने बहुत जगहों पर पढ़ा, जब भी समानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदलते हैं, राइट साइड दाहिनी तरफ एक समानुपातिक नियतांक से गुणा करते हैं। ये आप लोगों के लिए नई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब भी, रिपीट कर रहा हूं, जब भी समानुपाती के संकेत को बराबर में बदलते हैं तो दाहिनी ओर एक समानुपातिक नियतांक से हम लोग गुणा करते हैं। तो आप लोग यहां ध्यान देंगे कि समानुपाती को जब बराबर में बदला गया, जब समानुपाती को बराबर में बदला गया तो दाहिनी तरफ एक कांस्टेंट से गुणा किया गया कि यह है गणित के दृष्टिकोण से समानुपातिक नियतांक, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अब यहां पर इस जगह पर आकर के, यहां पर आकर के कूलम के नियम को अभी रोका जा रहा है। अब सवाल उठता है क्यों रोका जा रहा है, आगे भी सबको दिख रहा है। और मेरा एक सुझाव है, जिस जगह पर समझाया जाए, बोर्ड के जिस जगह पर समझाया जाए, कुछ विद्यार्थियों की आदत होती है उत्सुकता, बस वो आगे की तरफ भी देखने लगते हैं। ऐसा नहीं करें, नहीं तो केवल टेंशन होगा कि क्या है इधर, इसलिए आगे मत देखें। जहां पर टीचर समझा रहे हो उसी जगह पर कंसंट्रेट करें, आगे के लिखे हुए मैटर को ध्यान नहीं दें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी समय की सीमा होती है, इसलिए पहले लिखा गया। अदरवाइज मैं पहले कभी नहीं लिखता हूं, मैं सारा का सारा चीजों को विद्यार्थियों के सामने ही बोर्ड पर लिखता हूं, पढ़ाते जाता हूं, लिखता जाता हूं। ठीक है, जो विद्यार्थी जिन्होंने भी मेरा क्लास पहले किया हुआ उनको मेरे आदत के बारे में पता है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको रोक रहा हूं। अब सवाल यह है क्यों रोक दिया गया, आगे भी अभी मैटर बचा हुआ, अब मैं उसको क्लियर करता हूं। उम्मीद है आप लोगों ने इधर वीडियो को रोक करके नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आप लोग ध्यान देंगे, जब कूलाम ने ये दो नियम दिया तो कूलाम के हिसाब से अभी तक का निष्कर्ष क्या निकला कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अभी तक का क्या निष्कर्ष निकला, दो राशियों पर डिपेंड करती है। एक तो पहला क्या है, बिंदु आवेशों की मात्रा पर निर्भर करती है ये, और दूसरा किस पर निर्भर करती है, दूरी पर। अब यहां पर कूलाम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, पहले मैं उस एक्सपेरिमेंट को समझा रहा हूं, तब आगे का मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जरा आप लोग ध्यान से सुनेंगे कूलाम ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान देंगे। कूलाम ने क्या देखा कि दो बिंदु आवेश को r दूरी पर किसी माध्यम में रखा, हम लोग इसको मान लेते हैं माध्यम 1 नाम दे देते हैं समझने के लिए। कूलाम ने क्या किया, दो बिंदु आवेशों को किसी माध्यम में किसी भी दूरी पर रखा और दोनों के बीच लगने वाले बल को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब कूलाम ने क्या किया,
माध्यम को बदल दिया और वही दोनों बिंदु आवेशों को दूसरे माध्यम में उसी दोनों को उतने ही दूरी पर रखा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले जिस माध्यम में दोनों बिंदु आवेश जितने भी दूरी पर थे, उतने वही बिंदु आवेशों को उतने ही दूरी पर दूसरे माध्यम में रखा, तो देखा कि बल के मान में बहुत मामूली परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि ना तो बिंदु आवेश बदला और ना बीच की दूरी बदली, तब आखिर बल के मान में हल्का सा परिवर्तन क्यों हुआ? तो यहां क्या बदला? यहां बदला माध्यम। तब कूलम्ब ने कंक्लूजन निकाला कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान माध्यम पर भी निर्भर करती है। अभी तक का कंक्लूजन क्या था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान बिंदु आवेशों की मात्रा और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है, लेकिन यह प्रयोग कह रहा है कि नहीं, दो के साथ साथ तीसरा भी एक फैक्टर है बल के लिए। कौन? माध्यम। तब आप लोग ध्यान देंगे कूलम्ब ने क्या किया, ये जो नियतांक है कांस्टेंट के, इसको कूलम्ब ने माध्यम से अटैच कर दिया। इसको कूलम्ब ने किससे अटैच कर दिया? माध्यम से। और तब कूलम्ब ने उस के का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन। कुछ के लिए ये एप्सिलॉन नया हो सकता है, तो कुछ के लिए ये नया नहीं है। ठीक है, जिनके लिए नया है मैं उनके लिए थोड़ा सा विस्तार कर दूं। ये एप्सिलॉन एक ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे कैसे होता अल्फा, बीटा, थीटा, ओमेगा, पाई, उसी श्रेणी में ये ग्रीक अल्फाबेट है। इसका उच्चारण है एप्सिलॉन, ये इसका संकेत है। ठीक है, अब सवाल है ये एप्सिलॉन है क्या? तो कूलम्ब ने जो स्थिरांक कांस्टेंट का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को उन्होंने नाम दिया बिंदु आवेशों के माध्यम की विद्युतशीलता। क्या नाम दिया उन्होंने? विद्युतशीलता। इंग्लिश में इसको कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, अब जो विद्यार्थी का नहीं पढ़ा हुआ है, थोड़ा टेंशन, ये क्या आ गया, ये कहां से प्रकट हो गया विद्युतशीलता, घबराना नहीं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ऐसे ही पूरा माहौल में टेंशन है, तो अगर हम लोग यहां भी टेंशन ले लेंगे, टेंशन इंटू टेंशन, गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं इसको जरा विस्तार से समझाता हूं, आप लोग खाली ध्यान दें और एंजॉय करें। ठीक है, ये जो विद्युतशीलता है, सबसे पहले ये आया कहां से? तो आप लोग ध्यान देंगे विद्युतशीलता किससे रिलेटेड है? माध्यम। और अभी मैंने क्या बताया कि कूलम्ब के प्रयोग में कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान किस पर निर्भर करती है? माध्यम पर। तो कूलम्ब ने उसी माध्यम के लिए एक भौतिक राशि जो है वो यहां पर इंट्रोड्यूस किया, यहां पर लाया, जिसका नाम उन्होंने दिया विद्युतशीलता। अब एक खास बात, आप लोग देख रहे होंगे कि के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन है, तो इस जगह पर अगर के की जगह रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां पर के की जगह रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो कूलम्ब के हिसाब से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना हो गया? ये हो गया F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। अब मैं यहां पर आप लोगों को एक टेक्निक बतलाता हूं। ठीक है, उस टेक्निक से विद्युतशीलता से रिलेटेड सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। ठीक है, टेक्निक क्या है? जरा आप लोग इस फॉर्मूला पर नजर रखेंगे, एकदम नजर गड़ा कर रखेंगे। इस फॉर्मूला में दिख रहा है आप लोगों को ये किसका वैल्यू है? बल का मापन है, बल का मेजरमेंट है। बल के फोर्स के बल के फॉर्मूला में ये जो नया टर्म आया विद्युतशीलता, ये आप लोगों को ऊपर में दिख रहा है या नीचे में? तो क्लियर है, कहां दिख रहा है? नीचे में। इसका मतलब हुआ तुरंत, अब आप लोग ध्यान देंगे, तुरंत कंक्लूजन क्या निकलेगा? बल के व्यंजक में विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नीचे है,
इसका मतलब विद्युतशीलता अगर बढ़ेगी तो बल का मान घटेगी, विद्युतशीलता अगर घटा तो बल का मान बढ़ा। यानी निष्कर्ष क्या निकला कि विद्युतशीलता और बल में उल्टा रिलेशन है। ठीक है, तो जब दो राशियों में उल्टा रिलेशन हो तो एक बढ़ेगा तो दूसरा को क्या करेगा, घटाएगा। जब दो राशियों में उल्टा रिलेशन हो तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आया। जब दो आदमी में दुश्मनी हो तो एक आदमी, दो आदमी में जब दुश्मनी होती है, एक आदमी जितना खुश होता है आमतौर पर ऐसा देखा जाता है दूसरा उतना ही कष्ट में आ जाता है कि क्यों वो खुश है। ठीक है, बस वही बात है। ये एक नॉर्मल एग्जांपल है, आप लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो अगर बल और विद्युतशीलता में उल्टा रिलेशन है तो इसका मतलब विद्युतशीलता माध्यम का वह गुण है जिसके कारण बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल क्या होती है, अवरुद्ध, यानी रुकावट आती है। विद्युतशीलता बढ़ेगी तो बल में रुकावट आएगी, यानी बल का मान घटेगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दो। मान लेते हैं आप लोगों को कहा जाए कि साइकिल से 50 किलोमीटर जाना है और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। आप लोग साइकिल चलाते चलाते 50 किलोमीटर चले। अब अगर कुछ दिन के बाद कहा गया फिर वही 50 किलोमीटर जाना है और वातावरण का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, क्या उतना ही आराम लगेगा? जाना तो है लेकिन आराम लगेगा नहीं, परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम लोग को साइकिल चलाना है तो वातावरण का तापमान जो है वो हम लोगों के लिए सही नहीं है। तापमान बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी। ठीक है, हो सकता है पहले वाले केस में हम लोग अगर मान लेते हैं 50 किलोमीटर की दूरी अगर एक दिन में तय किए तो तापमान बढ़ने पर हो सकता है वो 1.5 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विद्युतशीलता माध्यम का वह गुण है जिसके कारण बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल अवरुद्ध होती है। ठीक है, अब जब एक नया टर्म हम लोगों को मिल चुका विद्युतशीलता, हम लोग सबसे पहले तुरंत इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र प्राप्त कर लें, तब हम लोग इसके मामले को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट आप लोग समझ लें इसका एसआई यूनिट और विमीय सूत्र। चूंकि F बराबर 1/4πε Q1 Q2/r², हम लोगों को निकालना किसका एसआई मात्रक है, एप्सिलॉन का। क्रॉस मल्टीप्लाई F इंटू 4πε इंटू r² बराबर Q1 Q2। तो यहां से एप्सिलॉन कितना हो गया, ये और ये चला गया नीचे। अब इसका एसआई मात्रक, Q1 है आवेश तो कूलाम, Q2 भी आवेश तो कूलाम, ये बल है न्यूटन। 4π को मात्रक नहीं होता है, r है दूरी तो मीटर स्क्वायर, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, न्यूटन ऊपर गया न्यूटन पर पावर -1, मीटर स्क्वायर ऊपर गया मीटर पर पावर -2। और विमीय सूत्र, ये आवेश है, आवेश का क्या होता है, AT, ये भी आवेश है AT, बल का mLT पर पावर -2। 4π को विमीय सूत्र नहीं होती है, r दूरी है L स्क्वायर। इस सब को हम लोग अरेंज कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को एप्सिलॉन का विमीय सूत्र। ठीक है, अब हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा, क्योंकि इस वीक में हो सकता है संडे भी अपलोड होंगे वीडियो, इस वीक में हम लोग इस विद्युतशीलता और कूलम के नियम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और मैं सबों से यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों से जो भी कन्वर्सेशन होगा मेरे द्वारा, वो मैं मेरे द्वारा बनाया गया जो व्हाट्सएप ग्रुप है ऑनलाइन क्लास अमरीश सर, उसी के द्वारा मैं समय समय पर आप लोगों से लगातार जुड़ा रहूंगा। आप लोग ना तो घबराएं और ना ही परेशान हो, क्योंकि आप लोग जितना परेशान हैं उससे बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हैं। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म फेल होता है, हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म की तलाश करते हैं, क्योंकि हम लोगों का आखिरी मकसद है हर विद्यार्थी तक सही तरीके से वीडियो पहुंच जाना। अब मान लेते हैं
हम लोगों ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चुन लिया कि 75% बच्चों तक जा रहा है और 25% बच्चों तक अगर नहीं जा रहा है, ये गलत बात हो जाएगी। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आप लोग भी धैर्य बनाए रखेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे। आप लोग ये नहीं समझेंगे कि सर को फोन कर रहे हैं, सर फोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेज नहीं देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों का दिमाग अभी फोन और मैसेजेस पर कम है। हम लोगों का फोकस अभी, दिमाग का फोकस है एक सॉलिड प्लेटफॉर्म को तलाश करना, जिससे हर विद्यार्थी हम लोगों तक जुड़ सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।